दोस्तों 2026 का साल मोदी जी और योगी जी के लिए कैसा रहेगा? पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी की सत्ता हाथ से फिसल रही है? और दुनिया और भारत के लिहाज से ये साल कैसा रहने वाला है? एक-एक महीने के हिसाब से आपके सामने आज पंडित आचार्य राज मिश्रा सारी जानकारी देने वाले हैं। भारत और दुनिया में अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? और नरेंद्र मोदी और साथ ही 27 में जो विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, उसमें योगी जी कितने बड़े फैक्टर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या सत्ता वापस से मिलेगी? इन्हीं सब मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। पूरे दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं की कुंडली खंगालेंगे। हमारे साथ पंडित आचार्य राज मिश्रा मौजूद हैं, जो इस वक्त टीवी की दुनिया के न्यूज़ की दुनिया के धुरंधर हो गए हैं, क्योंकि चाहे राष्ट्रवाद के मुद्दों की बात हो या फिर एस्ट्रोलॉजी की बात हो, हर जगह उन्हीं को आप ज्यादातर टीवी पर देख रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज आचार्य राज मिश्रा के जरिए से ही इन नेताओं की, भारत और दुनिया की कुंडली डिकोड करते हैं। पंडित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। और सबसे पहले आज हम पूरे भारत को लेकर समझना चाहेंगे कि भारत के लिहाज से 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर मैं 2026 भारत के दृष्टिकोण से बात करूं, क्योंकि भारत के जब मैं दृष्टिकोण से बात करूंगा तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कुंडली भी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि उनका जन्म वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के अंतर्गत हुआ है, और पंच महापुरुष योगों में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण रुचक नामक योग कहा जाता है, वो उनकी कुंडली के अंतर्गत विद्यमान है। ठीक है। और इस समय वो मंगल, जो उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है कुंडली के अंतर्गत, उनकी दशा से गुजर रहे हैं। और जो अंतरदशा उनकी कुंडली में इस टाइम पर चल रही है, वो बुध की चल रही है, और बुध भी उनके एक बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। तो मैं अगर स्पेशली जून तक की बात करूं, जहां तक मंगल में बुध का अंतर चलने वाला है, मैं इस समय को टेक्निकली बहुत बेहतरीन देख पा रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जून के बाद एक चेंज जरूर आने जा रहा है, और वो चेंज है केतु का। अब क्या है कि मंगल और केतु दोनों फायरी प्लैनेट हैं। जून तक जो डिसीजन आप नरेंद्र मोदी जी का देख पाएंगे, वो बहुत स्ट्रांग होगा। आफ्टर जून अगर मैं डिसीजन को लेकर के देखूं, तो थोड़े अग्रेसिव डिसीजन देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने भारत के भविष्य को लेकर के बात की है, भाई, भारत की जो लग्न है वो वृष है, और भारत की जो राशि है वो कर्क है। भारत इस टाइम जिस दशा से गुजर रहा है, वो दशा मंगल की है, और मंगल भारत के लिए 7th लॉर्ड भी है, मंगल भारत के लिए 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनको मार्केस की उपाधि भी मिलती है, अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर। तो ये कहा जा सकता है, राशि कर्क की दृष्टि से अगर मैं देखूं, फाइनेंशियली मैं देखूं, तो भारत काफी ग्रोथ करने वाला है। काफी सारी कंपनीज भारत के अंदर आने वाली हैं। काफी भारत का आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं 2026 देखूं, तो मैं निश्चित रूप से एक बेहतर 2026 देख पा रहा हूं। अगर मैं विश्व के नजरिए से भारत के दृष्टिकोण से देखूं, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि जैसा कि मैंने कई सारे प्रेडिक्शन किए हैं, और दोबारा एक प्रेडिक्शन मैं यही कह रहा हूं कि इजराइल, गाजा, लेबनान में फिर से युद्ध छिड़ेगा। और जब वो युद्ध छिड़ेगा, तो जो शांति दूत की भूमिका में है, वो भारत ही रहने वाला है, अदर कोई कंट्री नहीं दिख रही है। तो भारत का प्रभुत्व कहीं ना कहीं विश्व के अंदर स्पेशली बढ़ता हुआ आ रहा है, बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। लोग भारत पर भरोसा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइनेंशियल परिस्थिति भारत की बेहतर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तीसरी सबसे पावरफुल अर्थव्यवस्था बनने की तरफ 2026 बिफोर जून बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आपने भारत की बात की है, तो भारत की बात यहीं तक ही खत्म नहीं होती है। भारत के लिए दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट है, जो मैं जनरली गवर्नमेंट और जो लोग हैं उनको भी आगाह करना चाहता हूं कि आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। जनवरी महीने में ही, ये ध्यान रखिएगा, भारत की बात है, जनवरी महीने के अंदर ही सोशल मीडिया के द्वारा कोई हिंसा भड़काने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं भारतीय लोगों से कहूंगा कि जनवरी महीने या कभी भी सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से अपने रिश्ते खराब मत करें। किसी भी हिंसक चीज से, किसी भी भड़काऊ बयान इत्यादि से, किसी भड़काऊ कार्य से बचने का प्रयास करें। फरवरी में भारत के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर का मुझे मृत्यु दिख रही है, निधन दिख रहा है, इस प्रकार की परिस्थिति है। मार्च में कुछ प्राकृतिक घटना मुझे भारत के अंदर दिख रही है, और कुछ जन आंदोलन दिख रहा है। ये कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स है जिससे लोगों को सावधान रहना चाहिए।
मेरा उद्देश्य डराने का नहीं है, मेरा उद्देश्य है लोगों को सावधान करने का। तो इस समय पर कुछ प्राकृतिक घटना इत्यादि, जन आंदोलन इत्यादि दिख रहा है, तो उसको लेकर के सावधान रहना चाहिए। अप्रैल में सत्ता परिवर्तन दिख रहा है और अप्रैल में भाजपा का जो प्रभाव है वो बंगाल पर बहुत अधिक पड़ेगा तिवारी जी, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। अगर मैं मई की बात करूं, एक बहुत बड़ा बदलाव है, भारतीय मंत्रिमंडल में परिवर्तन नजर आ रहा है। भारतीय सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें परिवर्तन नजर आ रहा है और वो मंत्रिमंडल में परिवर्तन होने के कारण, क्षमा चाहूंगा, मई में मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा, जिस कारण से भाजपा की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको वो बेहतर नहीं लगेगा और शायद उनका वो विरोध खुलकर के सामने सबके आए, इस प्रकार की कंडीशन दिखती हुई आ रही है। ठीक है। और मई महीने में एक रोग की उत्पत्ति भी होती हुई दिख रही है जो थोड़ा सा परेशान करेगा। जून में खप्पर योग का दोबारा निर्माण होगा। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं, जब जून 2026 की बात कर रहा, 2025 में बात कर रहे थे, खप्पर योग का निर्माण 2025 में जब पहलगाम अटैक हुआ था, तो उस समय पर अप्रैल में आई थिंक 22 को जब अटैक हुआ तो उस टाइम खप्पर योग था। शायद जब प्लेन दुर्घटना हुई तो भी इस प्रकार के योग थे और उसको लेकर के हम लोग बार बार आगाह कर रहे थे, लेकिन जनरल सी बात है कि एस्ट्रोलॉजर्स को लोग ज्यादा सीरियसली कई बार नहीं लेते हैं, वो बेचारा कितना भी प्रेडिक्ट करे। तो इस कंडीशन में जून में फिर से खप्पर योग दिख रहा है। तो यहां आतंकवादी कोई बड़ी घटना पाकिस्तान के द्वारा कराने का प्रयास किया जाएगा, घुसपैठ का प्रयास जरूर किया जाएगा। जुलाई में कोई नेता अपनी गद्दी छोड़ेगा या उसकी मृत्यु होगी और सत्ता परिवर्तन होगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। अगस्त में एक बार फिर से पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जाएगा। सितंबर में गठबंधनों में परिवर्तन होगा, चाहे वो कांग्रेस का देखा जाए या बीजेपी का देखा जाए। अक्टूबर में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी भारत के अंदर, जिसको लेकर के लोग परेशान रहेंगे। और नवंबर में आतंकवादी घटना, हिंसक घटना और एक किसी प्रमुख राजनेता की मृत्यु और सत्ता परिवर्तन, ये कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं जिसको मैं खराब कह सकता हूं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल विषय पर बात करूं तिवारी जी कि 2026 आखिर भारत के लिए कैसा रहेगा, तो मैं ये कह सकता हूं बृहस्पति 12 वर्ष भारत की राशि में उच्चस्थ होकर के गोचर करेंगे, फिर भारत के सेकंड हाउस में जो फाइनेंस का हाउस है वहां पर जाएंगे। तो इस दृष्टि से भारत के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। यस प्लीज। पॉलिटिकली देखें तो आपने 3 बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को दी हैं, 3 बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। एक तो बंगाल में बीजेपी का प्रभाव। सवाल यह है कि क्या बंगाल में बीजेपी का प्रभाव सत्ता तक पहुंचा देगा? इस तरीके की कुछ घटना दिख रही है, इस तरीके की कुछ प्रेडिक्शन आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या इस तरीके की चालें दिखाई दे रही हैं? दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं कि बड़ा झटका भी लग सकता है केंद्र में जब मंत्रिमंडल के जब विस्तार होगा, चेंजेस होंगे तो उससे गठबंधन के कुछ साथी खुश नहीं होंगे। तो क्या ये नरेंद्र मोदी की सत्ता को भी छीन सकता है? उनकी कुर्सी भी जा सकती है? ऐसा भी कोई समीकरण बन रहा है? और तीसरी बड़ी घटना का जो आपने जिक्र किया है कि पार्टियों के अंदर उथल-पुथल मचेगा, गठबंधन टूटते हुए साल के आखिर तक कहीं न कहीं नजर आएंगे। तो वो किस तरीके की घटना वहां दिखाई दे रही है? सबसे पहले बंगाल को लेकर पंडित जी समझते हैं, क्या बीजेपी का प्रभाव सत्ता तक पहुंचा देगा? देखिए, मैं बता दूं, अगर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप जाएंगे, मेरे चैनल पर अगर जाएंगे आप देखेंगे। और जब 2 बार इलेक्शन हुआ था, जब इस बार इलेक्शन हुआ लास्ट टाइम पर, तो मैंने एक वीडियो डाला था कि ममता बनर्जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनती हुई दिख रही हैं। उनको बंगाल से हटाना अभी पॉसिबल नहीं है। ओके, ममता बनर्जी खुद का इलेक्शन बेशक हार जाए लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगी और यही हुआ था। ममता बनर्जी खुद का इलेक्शन आई थिंक हार गई थी, नहीं जीती थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर वो बनी। उस पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, आपने पैसा खा रखा है, आप एजेंट हो, ये है वो है, बहुत सारी बातें लोगों ने कहा। जब आप प्रेडिक्ट करते हो कि लोग ज्योतिषी को भी अपने हिसाब से सुनना चाहते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो लोगों ने कहा था, लेकिन सच्चाई यही हुआ जो ज्योतिष बता रहा था। मेरी प्रेडिक्शन नहीं, जो एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्ट हो सकती है, जो ज्योतिष बता रहा था उस हिसाब से घटनाएं घटी। लेकिन मैं इस बार कह रहा हूं, इस बार मुझे बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता में पहुंचती हुई नजर आ रही है। मैं इस बार
कहीं ना कहीं दीदी का जो किला है उसको घटते हुए देख पा रहा हूं। इस बार जो खेला होवे है, मुझे लग रहा है इस बार खेला होवे नहीं दिख पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत इस बार मैं बीजेपी को बंगाल के अंतर्गत एक अच्छा मैंडेट पाते हुए देख रहा हूं, इलेक्शन जीतते हुए देख पा रहा हूं। बाकी खैर क्या परिस्थिति होगी वो समय आकर के बताएगा, लेकिन मैं इस प्रकार की कंडीशन देख रहा हूं। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी जाती हुई दिख रही है? नहीं, मुझे 2026 में असामंजस्य जरूर होगा, पार्टियां नाखुश जरूर होंगी, कुछ बयान इस प्रकार के आएंगे जो विरोधाभासी टाइप के बयान आप सबको देखने को मिलेंगे, बट किसी प्रकार से कोई अलायंस टूट जाए, भाजपा का जो कुर्सी के लिए खतरा पैदा करे, इस प्रकार की कंडीशन तो खैर नहीं दिखती है। जी ठीक है। अब जब नरेंद्र मोदी की बात आती है, अब जरा पर्टिकुलरली कुंडली समझ लेते हैं। सबसे पहले मोदी जी की बात करेंगे। मोदी जी की 2026 की कुंडली किस तरीके की दिखाई देती है? देखिए, अगर मैं 2026 में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, मैंने आपको पहले ही कहा है कि भारत की उनकी कुंडली के अंतर्गत, क्योंकि उनका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है और वृश्चिक राशि में भी हुआ है, 2026 के अंतर्गत पहले वो मंगल में बुध के अंतर से गुजरेंगे, और मंगल बहुत पावरफुल प्लैनेट है उनकी कुंडली में। एक मंगल ही है जिन्होंने उनको इस पोजीशन तक बनाया है, और उसके साथ जो अंतर है वो बुध का चल रहा है। तो जून तक तो किसी प्रकार की ऐसी कोई परिस्थिति मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, जून के बाद केतु के आने से सत्ता से मोह हटे, विरक्ति की तरफ और आध्यात्म की तरफ मन जाए, इस प्रकार की कंडीशन मोदी जी की कुंडली के अंतर्गत जरूर है। सत्ता से मन हटे, विरक्ति और आध्यात्म की तरफ उनका मन जाए, इस प्रकार की कुंडली जरूर है। लेकिन इसके बाद भी मैं उनको 2026 में सत्ता से बाहर जाते हुए नहीं देख पा रहा हूं, ये परिस्थिति नहीं। यस। अब जरा दूसरे बड़े नेता, अगर मोदी जी की बात आती है तो साथ में योगी जी की भी बात आती है। योगी यस। जी के लिए 2027 एक बड़ी परीक्षा भी है, विधानसभा के इलेक्शन है, और उससे पहले ये माना जा रहा है कि 2026 योगी जी के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। उनकी कुंडली 26 को लेकर क्या कहती है पंडित जी? देखिए, अगर मैं बात करता हूं आदरणीय योगी जी का, योगी जी का जो इंटरनेट के द्वारा हम सभी को डाटा जो प्राप्त होता है वो इंटरनेट से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर मैं योगी जी की बात कर लेता हूं, योगी जी की जो डेट ऑफ बर्थ मुझे मिला है इंटरनेट के माध्यम से, वो मिला है 5 जून 1972। गढ़वाल उत्तराखंड के अंतर्गत सिंह लग्न में जन्म हुआ है, और जन्म की जो राशि है वो सिंह है। जन्म की जो राशि है इस कुंडली के अंतर्गत वो उनकी कुंभ है। प्रेजेंट टाइम में शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं, और अंतरदशा भी कुंडली के अंतर्गत 2027 स्पेशली 3 जुलाई तक जो अंतरदशा भी रहेगी वो शुक्र की ही रहेगी। उसके बाद सूर्य की अंतरदशा इस कुंडली के अंतर्गत जाएगी। सूर्य 10th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हैं, और 10th हाउस में भी बुध के साथ बैठे हैं और शनि के साथ जाकर के बैठे हैं। क्योंकि शुक्र 10th लॉर्ड है, 11th हाउस में नवमेश मंगल के साथ जाकर के बैठे हैं। एस्ट्रोलॉजी में नवम को और दशम को एक सबसे पावरफुल हाउस कहा जाता है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत मैं ये कहूं कि योगी जी को 2027 में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, इस प्रकार की कंडीशन नहीं है। अच्छा, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली है, बात है कि जब हम योगी जी की बात करते हैं तो हमें अखिलेश जी को भी साथ में लेकर के चलना पड़ता है नहीं? कि अखिलेश को आप नहीं लेकर के साथ में चलेंगे तो दिक्कत होगी। अब बात यह है कि अखिलेश जी का जो बृहस्पति नीचस्थ है, बड़ी कमाल की बात यह है कि योगी जी की और अखिलेश यादव की दोनों की शुक्र की महादशा चल रही है। दूसरी कमाल की बात यह है कि अखिलेश यादव का भी जो शुक्र है वो 11th हाउस में, जहां योगी जी का बैठा है वहीं बैठा है। लेकिन सबसे जो दूसरा विषय है वो ये है कि अखिलेश यादव का जो पंचमेश शनि है वो 6th हाउस में बैठा है, और पंचम भाव में नीचस्थ बृहस्पति बैठा हुआ है। क्लियरली इस चीज को दर्शाता है कि यदि आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको धर्म की शरण में जाना होगा। और कौन सी धर्म की शरण में जाना होगा? जिस धर्म के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है उस शरण में जाना होगा। तो मैं, क्योंकि वो उस रास्ते पर चल पाए वो पॉसिबल नहीं है, उन्होंने थोड़े अपने रास्ते में परिवर्तन किया है। बेशक वो राजनैतिक उस पर परिवर्तन किया हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब तक वो उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे तब तक उनके लिए परिवर्तन ला पाना या योगी जी को फेस कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे जो अखिलेश यादव की कुंडली मेरे पास है,
1 जुलाई 1973 लखनऊ उत्तर प्रदेश का उनका जन्म है। जन्म कन्या लग्न में हुआ है और जन्म की राशि मिथुन। इस टाइम शुक्र में शुक्र का अंतर चल रहा है, जबकि केतु, सूर्य और शनि और चंद्रमा 4 प्लैनेट उनके भी 10th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं। तो एक तो योगी जी का जुलाई के बाद सूर्य का 10th हाउस में आना, यानी वो जिस पद पर आप हैं उसमें कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। ओके, कंटिन्यू या प्रमोशन जैसी परिस्थिति दिख रही है। प्रमोशन मैं इसलिए नहीं कहूंगा बिकॉज मुख्यमंत्री से सीधा जो अगला पद जो हम बेहतर देखते हैं हम पीएम का देखते हैं, पीएम का पद अभी खाली नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं उनको प्रमोशन के तौर पर नहीं देख रहा हूं। बट अगर मैं इस विषय पर देखूं कि क्या 2027 में वो कंटिन्यू करेंगे, यस डेफिनेटली ही विल कंटिन्यू। ओके, यानी कि अभी 2027 में भी सीएम की कुर्सी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में आते हुए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दिख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल दुनिया भर में क्या चल रहा है पंडित जी, एक बार फिर से जो हालात बन रहे हैं चीन का, वियतनाम को लेकर, ताइवान को लेकर, उधर रूस यूक्रेन के अंदर पुतिन के ऊपर तो डायरेक्ट अटैक की कोशिशें हो रही है, बांग्लादेश के अंदर हिंसाएं हो रही है। बांग्लादेश को लेकर सबसे पहले समझते हैं वहां की कुंडली और वो भारत के लिहाज से कैसा फैक्टर दिख रहा है 2026 के अंदर। देखिए, अगर मैं भारत के पड़ोसी देशों की बात करता हूं, चाहे वो बांग्लादेश है और चाहे वो पाकिस्तान है, इवन मैं चाइना की भी बात करूं, खैर चाइना से डायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट या डायरेक्टली कोई इस प्रकार की चर्चा या चाइना डायरेक्टली कोई नेगेटिव बयान भारत को लेकर के दे, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, कुछ पॉजिटिव बयान भारत को लेकर के जरूर चाइना देगा। और मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, भारत और चीन, तीनों देश, ऑस्ट्रेलिया, भारत और चीन, कोई नए व्यापारिक समझौते 2026 के अंदर जरूर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, भारत और चीन मिलकर के नया व्यापारिक समझौता करेंगे। इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, चाइना अब भारत के साथ अपने आप को मिलाने का प्रयास करेगा। उसके अगर मैं ग्लोबली अगर कुछ कारण कहूं तो भी आप लोग जानते हैं, बिकॉज पाकिस्तान का बढ़ता प्रेम, जो अमेरिका का बढ़ता प्रेम पाकिस्तान के साथ है, चाइना और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, तो चाइना वैसे भी पाकिस्तान जो कर रहा है उससे चाइना बहुत खुश नहीं है। खैर, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि न माया मिली न राम वाली परिस्थिति होगी, और 2026 में आप ट्रंप का बयान पाकिस्तान के लिए फिर से एक बार नेगेटिव होता हुआ देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं बांग्लादेश को लेकर के बात करूं, बांग्लादेश में स्थिति अभी सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। आगे बहुत सारी हिंसक झड़पें, आगे बांग्लादेश के अंतर्गत दोबारा से प्रदर्शन, और बांग्लादेश को जलता हुआ आप अगले 3 महीने के अंदर जरूर देख पाएंगे। ओके, तो बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। यूनिस सरकार, अगर वहां पर जो अंतरिम सरकार अभी यूनिस चला रहे हैं, अगर कहा जाए कि वो दोबारा सत्ता में आएंगे, इस प्रकार की कंडीशन भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो उनका दोबारा आने की परिस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के अंतर्गत शांति नहीं होने वाली है। बांग्लादेश पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो लंबा नहीं चलेगा। बिफोर जून आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन में खटास देखने को मिलेगी। बांग्लादेश का भारत के साथ रिलेशन बहुत बेहतरीन 2026 में नहीं होगा, लेकिन उसका रुख नर्म जरूर होगा। वो अपने बचकाने हरकतों से बाहर आकर के और भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखने का प्रयास करेगा। मैं क्लियर कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं और थोड़ा सा आगे जाने का प्रयास करूं और आपके विचार के हिसाब से आगे, आपने कहा कि जो आसपास की परिस्थितियां हैं वहां पर क्या होगा। फरवरी महीने के अंतर्गत ही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कुछ आतंकी घटनाएं जरूर होंगी। मार्च महीने में स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान या उसकी जो स्वयं जो इंटरनल, जो आई थिंक बीएलए क्या जो आर्मी है, मुझे उनका पूरा बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान जो लिबरल आर्मी या जो भी नाम है, तो उनके द्वारा पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया जाएगा। पाकिस्तान के अंतर्गत परिस्थिति आने वाले समय में बहुत खराब होगी। मैं अगर पुतिन को लेकर के बात करता हूं, पुतिन का कोई जन्म लग्न तुला है और लग्न के अंतर्गत ही शुक्र जाकर के बैठे हैं, उनके बृहस्पति 9th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं, जो उनके प्लैनेट की परिस्थिति, उसके अकॉर्डिंग पुतिन झुकते हुए 2026 में नजर नहीं आ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पुतिन किसी भी प्रकार से नहीं झुकेंगे, और एक जो सबसे झुकने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं दिख रही है
डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन के हिसाब से काम करना ही पड़ेगा 2026 में। पुतिन का झुकाव भारतीय दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, भारत के साथ उनका रिलेशन जो रहा है पीछे वो आगे रहेगा। अमेरिका की दादागिरी को वो नहीं समझेंगे, न उस पर चलेंगे। वो एक समय पर बिना किसी की परवाह किए हुए यूक्रेन पर अपना प्रहार जारी रखेंगे और 2026 बिफोर जून यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा, बिकॉज उसको जो बाकी कंट्रीज हैं वो दबाव डालेंगी। और यस, क्या 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 विश्व युद्ध का भी कोई खतरा दिख रहा है पंडित जी? देखिए 2026 में 2-4 बार ऐसे संयोग बन रहे हैं जो थोड़ा सा डेंजरस हैं। जब जब मंगल का संयोग स्टार्टिंग में ही, मंगल जब जब कुंभ राशि के अंतर्गत जाएंगे, राहु के साथ जाकर के गोचर करेंगे। जब मंगल का जो संबंध है वो राहु के साथ बनेगा, या मंगल जब मीन राशि में गोचर करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पर मैं आज इसी विषय को लेकर के कुछ टॉपिक बना रहा था कि कब कब ये परिस्थिति होने वाली है। तो मैंने 2-3 परिस्थितियों को देखा। जैसे फरवरी महीना ये इस प्रकार का रहने वाला है, जब मंगल फरवरी से लेकर के और मार्च के बीच में जो उनका गोचर रहेगा वो मंगल और राहु का संयोग बनेगा, केतु की दृष्टि होगी। ये समय काफी उग्रता वाला समय है पूरे विश्व के लिए। मैं ये कह सकता हूं कि इस समय पर काफी उत्पाती परिस्थिति हो सकती है। या उसके बाद जब मंगल शनि के साथ जाकर के गोचर करने जाएंगे, वो परिस्थिति भी करीब अप्रैल का जो महीना है उसमें शनि के साथ जाकर के मंगल गोचर करेंगे। अप्रैल में शनि के साथ उनका पूरा गोचर रहेगा, मई में उनका परिवर्तन होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पूरे विश्व के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीना स्पेशली बहुत ध्यान रखने वाले होंगे। जब एक संयोग बनेगा मंगल शनि का या संयोग बनेगा मंगल राहु का, तो इस समय पर ध्यान रखा जाना जरूरी होगा। अदरवाइज मैं 2026 में, या ईगोइस्टिक मैं सबको देख पा रहा हूं, जनरल आदमी से लेकर के पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर ईगो तैयार होगा, अपने अहम से झुकने का कोई प्रयास नहीं करेगा। और उसके कारण मैं रिश्तों को काफी कुछ, अगर मैं डिवोर्स के केसेस की बात करूं, अगर मैं फैमिली डिस्प्यूट की बात करूं, यदि मैं बाकी चीजों की बात करूं, तो मैं 2026 में उसको बहुत देख पाऊंगा, बिकॉज सूर्य का वर्ष है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं, विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति मुझे 2026 में नहीं दिख रही। अब 2026 क्योंकि सूर्य का साल है पंडित जी, तो ये 2026 में मैं ये समझना चाहता हूं डायरेक्ट कि भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्या जो इस वक्त सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं उसमें कुछ नरमी आएगी, या लगातार ये आसमान ही छूते चले जाएंगे? नहीं, मैं गोल्ड में कोई नरमी आए उस प्रकार की परिस्थिति नहीं देख पा रहा हूं। मैं फर्स्ट हाफ तक गोल्ड 1.5 लाख क्रॉस कर लेगा ये परिस्थिति देख पा रहा हूं। ओके, चांदी सबसे ज्यादा आगे जाने वाला है 2026 के अंतर्गत, अगर मैं उसके रेट के अकॉर्डिंग देखूं, बिकॉज चंद्रमा जो है वो एक्सॉल्टेड परिस्थिति के अंतर्गत गोचर, पहले दिन जो वर्ष प्रारंभ हो रहा है उसके पहले दिन चंद्रमा एक्सॉल्टेड परिस्थिति में होंगे। तो अगर ये कहा जाए तो मैं कह सकता हूं कि चांदी ज्यादा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है आपके कार्यक्रम को सुन करके, तो मैं ये कहूंगा कि चांदी पर या कॉपर पर इन्वेस्ट करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। गोल्ड डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन चांदी उसकी अपेक्षा काफी अच्छा रिजल्ट दे, इस प्रकार की कंडीशन है। इसके अलावा अगर लोगों के स्वास्थ्य की और लोगों के राशि की बात की जाए, तो सूर्य का साल होने के नाते पंडित जी, पैसों के लिहाज से किन राशियों के लिए सबसे उत्तम रहने वाला है? अगर मैं किन राशियों के लिए सबसे उत्तम, अगर मैं एक ओवरऑल एक राशि को उठा करके देखूं कि किस राशि के लिए वर्ष सबसे बेहतरीन परिस्थिति में रहने वाला है, तो मुझे कुछ राशियां दिख रही है। जैसे जो पहला वर्ष का स्टार्टिंग हो रहा है वो राजयोग के साथ हो रहा है, और राजयोग के साथ जब किसी वर्ष का स्टार्ट होता है तो निश्चित रूप से वर्ष एक अच्छा जाता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर मैं स्पेशली कुछ राशियों के वर्ष को लेकर के देखूं, तो मैं धनु राशि को एक सबसे क्षमा चाहूंगा, मैं मेष राशि को लकी राशि में से कह सकता हूं कि मेष राशि एक लकीएस्ट राशि रहने वाली है 2026 के अंतर्गत। अगर मैं बात करूंगा, मैं उसके साथ अगर बात करूंगा, मेष राशि एक लकी राशि रहने वाली है। वृष राशि के लिए भी परिस्थिति फाइनेंशियली बेहतर रहेगी, उसके साथ वृष के लिए अच्छी रहेगी। कन्या राशि के लिए बेहतर रहेगी। मीन, तो मैं ये कह सकता हूं बृहस्पति की दोनों राशियां, धनु और मीन के लिए परिस्थिति बहुत बेहतर होगी। कन्या राशि के लिए परिस्थिति बहुत बेहतर होगी, मेष के लिए बहुत बेहतर होगी, और उसके बाद मिथुन के लिए बहुत बेहतर होगी। इनके लिए प्रोफेशनली और फाइनेंशियली दोनों स्ट्रांग होंगी। सिंह राशि की अगर बात कर ली जाए या कुंभ राशि की अगर बात कर ली जाए,
या वृश्चिक राशि की बात कर ली जाए, इनको थोड़ा सावधान रहना। और तुला राशि के जातकों के लिए? तुला राशि को लेकर के विन विन सिचुएशन रहने वाली है, बिकॉज तुला राशि के लिए अगर मैं लक वाइज बात करूं तो 12 वर्ष बाद बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, तो निश्चित रूप से भाग्य उदय कराने वाला विषय होगा। और 10th हाउस में क्योंकि वो जाएंगे, तो मैं प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल लाइफ, चाहे मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, गाड़ी की बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, और या मैं संतान और एजुकेशन की बात करूं या लव लाइफ की बात करूं, तो यहां से तुला के लिए बहुत शानदार समय रहेगा। बाकी थोड़ा हेल्थ इत्यादि को लेकर के मुझे ध्यान रखने की जरूरत उनको कहना पड़े, ऐसा नजर आता है। पंडित जी, 2026 क्योंकि सूर्य का साल है, ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना है? कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इस साल? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको 2026 में अपनी कामनाओं को पूरा करना है, तो पिता या पिता जैसे किसी व्यक्ति का डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। बढ़ता हुआ व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। बॉस को चाहे वो जितना चिढ़ाओ, उसको प्रणाम, उसको नमस्ते करते रहिए, ठीक है। सूर्य एक 7वीं प्लैनेट है। रविवार को नॉनवेज अवॉइड कीजिए, ओके। रविवार को ड्रिंक अवॉइड कीजिए। अगर इन परिस्थितियों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा तो बेहतर परिस्थिति रहेगी। अब क्योंकि नए साल का खुमार शुरू हो गया है, तो नए साल पर कैसी शुरुआत करनी चाहिए एक नए साल की, पंडित जी? देखिए, मैं अगर कहूं तो मुझे लगता है जो लोग एक चौपाई है श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहा नंबर 4 की पहली चौपाई है, प्रविश्य नगर की जय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्रद्धा से इस चौपाई को बोलना चाहिए और फिर वर्ष का प्रारंभ करना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि ये बोलना संभव नहीं है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत शुरुआत करने का सबसे शानदार तरीका है सुबह उठिए और उठ करके रात्रि को, मतलब जनरली लोग वर्ष का वेलकम नशे वशे के साथ करते हैं, नहीं करना चाहिए। कुछ स्पिरिचुअल कार्य करते हुए परिवार के साथ बैठ करके वर्ष का प्रारंभ करना फायदेमंद होता है। नशे के साथ प्रारंभ किया गया वर्ष हमेशा नुकसान देता है। हम जो पहले दिन करते हैं, शुरुआत और अंत, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्ष का खत्म धार्मिक चीजों के साथ, फैमिली के साथ करना चाहिए, शुरुआत परिवार के साथ करना चाहिए, दोनों चीजें करना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो रात को नहीं तो सुबह उठ करके पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, नहा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या किसी भी इष्ट मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करें। जप करके भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो भी जाने अनजाने में भूल हुई है उसको क्षमा करें। नया वर्ष मेरे लिए सुख शांति देने वाला हो, समृद्धि देने वाला हो, स्वास्थ्य लाभ देने वाला हो, ऐसी कृपा प्रदान करें। ऐसी कामना करते हुए करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है पंडित जी, बस आखिरी सवाल, क्योंकि आपने योगी जी के साथ अखिलेश जी की बात जरूर की, तो मोदी जी के साथ राहुल गांधी की भी एक बार जल्दी से कुंडली बता दीजिए, क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन भी है अगले साल। तो राहुल गांधी के लिहाज से वो कैसा साल रहने वाला है? देखिए, राहुल गांधी जी का क्योंकि जन्म वृष लग्न का है और जन्म की जो राशि राहुल गांधी जी की कुंडली के अंतर्गत है, वो जन्म की राशि राहुल गांधी जी की वृश्चिक है। खास बात यह है कि मोदी जी की भी राशि वृश्चिक ही है, दोनों की राशि एक ही है, बस ग्रहों में थोड़ा चेंज है। राहुल जी की अभी राहु की महादशा चल रही है और राहु की ही अंतर्दशा चल रही है। 2026 के अंतर्गत टेक्निक काफी सारे लगाने वाले हैं, लेकिन भ्रमित रहेंगे। राहु एक भ्रम के प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं उनको एक भ्रम में रखते हुए दिख रहे हैं। एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। कभी बहुत अच्छा पब्लिक का सपोर्ट, लेकिन नेक्स्ट मंथ ही सब कुछ खराब। तो राहु, क्योंकि राहु को देखा गया, राहु कंटिन्यूटी बनने नहीं देते हैं, तो मैं कंटिन्यूटी बने इस प्रकार की कंडीशन देख नहीं पा रहा हूं राहुल गांधी जी की कुंडली के अंतर्गत। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 2026 में कोई बहुत अच्छा या बहुत बड़ा अच्छा प्रदर्शन मैं करते हुए देखूं, मैं उसको मुश्किल देख पा रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि 2024 में जो थोड़ा बहुत रिजल्ट अच्छा मिला था, 2026 में शायद वो रिजल्ट कंटिन्यू हो पाए, ये थोड़ा मुझे मुश्किल दिख रहा है। कंटिन्यू हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। भाई, हर आदमी अपने लिए अच्छा चाहता है और मेरा स्वभाव और मेरे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मुझे
उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, सभी के लिए करनी चाहिए, है नहीं? लेकिन मुझे उनको अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो मैं ये कह नहीं पा रहा हूं कि उनको कोई विशेष सफलता 2026 में मिलती हुई दिख रही है। आखिर में कोई उपाय, एक ऐसा चमत्कारिक बात जो आप हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहें कि भैया इसे आप फॉलो करते रहिए, इस साल बेहद महत्वपूर्ण होगा? 2026 मैंने बड़ा क्लियरली कहा है, सूर्य को जल देना, बेल के पेड़ की जड़ पहन के रखना, पिता को प्रणाम करना। पिता 2026 का भाग्य विधाता है। वैसे पिता हमेशा भाग्य विधाता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2026 में पिता विशेष रूप से भाग्य विधाता है, तो पिता को रेगुलर प्रणाम करते रहना परिस्थितियों को बदलने वाला जी। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धन्यवाद। बड़े बड़े नेताओं की आपने कुंडली रिकॉर्ड की है, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने बताई हैं, एक एक महीने के हिसाब से भी आपने बता दिया है कि भारत में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं। कुछ चिंता की बात भी है, नरेंद्र मोदी जी का अध्यात्म की तरफ झुकाव, सत्ता से मोह धीरे धीरे कम होना, और इसके अलावा गठबंधन हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता की जो चिंता है, आपकी भविष्यवाणी बढ़ा रही है। जाहिर सी बात है, आपने कई बार जो मंचों से कहा है, ज्यादातर वो हमेशा ही अभी तक जो देखा गया है वो हमेशा कहीं ना कहीं वो सच होता हुआ दिखाई दिया है, और उम्मीद यही है कि इस बार जो आपने भविष्यवाणी की है वो भी आगे चलकर लोग इसे देखें, समझें, और यहाँ से कुछ अच्छा लेकर ही नए साल की शुरुआत करें। शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये बातचीत, ये चर्चा कैसी लगी आपकी आचार्य राज मिश्रा जी के साथ, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार।